डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एसएसटी में अपनी हिस्ट्री बुक का लेसन नंबर 10 रीड करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें हमने मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने रोल्ट एक्ट के बारे में पढ़ा था। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्यक्रम की संरचना। बहिष्कार व असहयोग आंदोलन के साथ साथ एक संरचनात्मक कार्यक्रम भी जारी किया गया। इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य था चरखे व खादी को लोकप्रिय बनाना। दूसरा था मुस्लिम हिंदू एकता को बढ़ावा देना। थर्ड उद्देश्य था इसका संरचना का जो कार्यक्रम था वो था शिक्षा का प्रचार करना और छुआछूत को मिटाना। यह आंदोलन सफल हुआ। हजारों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। सन 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में यह तय किया गया कि आंदोलन के अंतिम चरण में सरकार को कोई कर अदा नहीं किया जाएगा। यद्यपि यह इस योजना को अचानक चोरा चोरी घटना के कारण क्रियान्वित नहीं किया गया था, यानी कि चोरा चोरी में एक हिंसात्मक घटना हो गई तो इस कारण से इस गतिविधि को यहीं पे रोक दिया गया था। अब है आंदोलन की वापसी। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक छोटे से गांव में कुछ समर्थकों ने एक जुलूस निकाला और इस जुलूस में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसने इसने जो है उग्र रूप धारण कर लिया। समर्थकों ने पुलिस थानों में आग लगा दी, जिसमें 21 पुलिस वाले मर गए और इस घटना से महात्मा गांधी को गहरा आघात हुआ और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की जो कार्यकारी समिति थी उसने चोरा चोरी में जनसाधारण का संचालन किया और उसी दिन गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। उनकी गिरफ्तारी से असहयोग आंदोलन भी समाप्त हो गया। इसके कुछ वर्षों तक कोई आंदोलन नहीं चलाया गया। नेक्स्ट है नागरिकों का असहयोग आंदोलन को न मानना। सन 1922 में गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन से कुछ कांग्रेस नेता अप्रसन्न थे। कांग्रेस इससे दो वर्गों में बंट गई। पहले वर्ग का नेतृत्व सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने किया। उन्होंने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। इस पार्टी में कुछ नागरिक विश्वास पात्र नहीं थे। इसका मुख्य उद्देश्य चुनाव में परिषद में अधिक से अधिक सीट हासिल करना था। स्वराज पार्टी ने चुनाव में भाग लेकर कुछ सीटें भी हासिल की। उन्होंने परिषद में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कठिन नीतियों और प्रस्तावों का सामना करना पड़ा। मजदूर वर्ग अपरिवर्तन वर्ग कहलाया। इसने भी परिषद नीति का सामना किया और यह वर्ग एक संरचनात्मक कार्यक्रम पर कब्जा करना चाहता था। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल, सी गोपालाचारी व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। गांधी जी की रिहाई। फरवरी 1924 में गांधी जी रिहा हुए। उनकी रिहाई के बाद कांग्रेस ने उनके कार्यक्रमों का पुनः संचालन किया। इसमें कुछ मुख्य मुद्दों पर विचार किया गया। पहला मुद्दा था छुआछूत का अंत, दूसरा खादी का प्रचार और तीसरा हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना। गांधी जी की सलाह के अनुसार दोनों वर्ग कांग्रेस में रहने को तो सहमत हो गए, परंतु उनके कार्यक्रम करने के अपने अलग अलग तरीके थे, यानी कि जो कार्य वो करते थे वो कार्य करने के तरीके अलग अलग थे। राष्ट्रीय आंदोलन और स्वराज्य दोनों जून 1925 में देशबंधु दास की मृत्यु के कारण दुखी थे। आगे है किसानों का सैन्य संगठन। असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसान सभाओं ने अंग्रेजों व उसके प्रतिनिधियों अर्थात जमींदारों के विरुद्ध युद्ध किया। बाद में किसानों का सैन्य संगठन कांग्रेस का एक भाग बन गया था। राष्ट्रीय नेताओं ने किसानों की समस्याओं का समाधान किया। सन 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली में किसानों के बढ़े हुए करों को अदा करने के विरुद्ध एक सत्याग्रह का आयोजन किया और गांधी जी ने भी किसानों की समस्या में मुख्य भूमिका निभाई। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार की न्यायिक जांच के अंतर्गत जब्त की गई भूमि को वापस करने के लिए बाध्य किया गया। आगे है क्रांतिकारियों का आगमन। प्रथम असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद क्रांतिकारी आंदोलन का आगमन हुआ। सन 1924 में क्रांतिकारी नेताओं ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की और इसका मुख्य उद्देश्य हथियारों के बल पर अंग्रेजी सरकार को भारत से भगाना था। सन 1925 में क्रांतिकारियों के एक समूह ने काकोरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ एक रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाने को लूट लिया। इस लूट में भाग लेने वाले 10 युवा क्रांतिकारी थे, यानी कि इस लूट में 10 युवा क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। वो कौन से थे? अशफाक अल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिरी, सुचिंद्र नाथ सान्याल, मनमथ नाथ गुप्ता,
मकनदी लाल और कुंदन लाल, बनवारी लाल, मुरारी लाल, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। ये यहाँ के मतलब कि 10 युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने सरकारी खजाने को एक रेलगाड़ी को रोक के लूटा था। इस घटना के 1 माह के अंदर इस लूट में भाग लेने वाले 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ के विशेष न्यायाधीश द्वारा इनके नामों की सूची तैयार की गई। जिन्होंने भी उसको लूटा था उनकी एक सूची तैयार की गई थी। लखनऊ के विशेष न्यायाधीश ने उस सूची को बनाया था और इनमें से 17 को लंबा कारावास, 4 को आजीवन कारावास, 4 को राम प्रसाद बिस्मिल्ला व आसफ उल्ला खान सहित इनको फांसी दे दी गई थी। इनको फांसी की सजा सुना दी गई थी। सामान्यतः इस समय में इस प्रकार की कई दुर्घटनाएं हुई। जल्द ही क्रांतिकारी सामाजिक विचारों के संपर्क में आ गए और सन 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में उन्होंने अपने संघ का नाम बदलकर हिंदुस्तान सामाजिक रिपब्लिक सेना रखा। उन्होंने भी हिंसात्मक रूप से देश को स्वतंत्र कराने का रास्ता अपनाया, लेकिन 30 अक्टूबर 1928 को एक साइमन कमीशन द्वारा हुए एक क्रूर लाठीचार्ज में जो है अचानक इन सारी योजनाओं में मतलब कि एक तरह से परिवर्तन आ गया। साइमन कमीशन एक ऐसा काला कानून था जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसमें 7 सदस्य थे बच्चों, ठीक है, और 7 के साथ अंग्रेज थे। इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इस कारण भारत वाले इसको पसंद नहीं करते थे। इस लाठीचार्ज में एक महान पंजाबी नेता लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए। इससे युवा वर्ग क्रोधित हो गया और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह आजाद और राजगुरु ने सैंडर्स को गोली मार दी, जिसने यह लाठीचार्ज करवाया था। यानी कि सैंडर्स ने उस टाइम लाठीचार्ज करवाया था जब लाला लाजपत राय को बुरी तरह से घायल हो गए थे और उसके 7 दिन बाद ही उनकी मृत्यु भी हो गई थी। हिंदुस्तान सामाजिक रिपब्लिक सेना के क्रांतिकारियों द्वारा सरकार के प्रति ऐसी घटनाएं जारी रही। वे अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक केंद्रीय परिषद में बम फेंका। उन्होंने यानी कि 1929 में भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय परिषद में बम फेंका था और इसके बाद बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जो है वहां से छिप गए थे, लेकिन उनके साथियों को गिरफ्तार करके उन्हें न्यायालय में पेश किया गया था। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन और भी जो है मजबूत हो गए। बहुत से पुलिस अधिकारी व न्यायाधीश उन युवाओं के निशाने पर थे। उन सब में सबसे प्रमुख बंगाल के क्रांतिकारी सूर्य सेन थे। अप्रैल 1930 को एक योजना के अंतर्गत सूर्य सेन के नेतृत्व में एक विशाल हथियारबंद सेना का गठन किया गया और बंगाल में इस आतंकवादी आंदोलन में महिलाओं ने भी एक मुख्य भूमिका निभाई। बाद में सूर्य सेन को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया गया। उसकी फांसी के बाद चित्रगोंग ने क्रांतिकारियों ने अलग अलग कार्य न करके एक समूह में कार्य करना आरंभ कर दिया। सरकार के लिए इस आतंकवादी संगठन को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। यद्यपि इस समूह के कुछ युवा क्रांतिकारियों को गिरफ्तार भी किया गया और सैंडर्स के हत्यारों भगत सिंह और उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की गई। न्यायालय में एक युवा क्रांतिकारी के बयान और उनके निडर व्यवहार ने लोगों का मन जीत लिया था। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया गया था। चंद्रशेखर आजाद को फरवरी 1931 में इलाहाबाद में एक पार्क में मार दिया गया था, जिसका बाद में नाम आजाद पार्क रखा गया। सैकड़ों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको जेल भेज दिया गया था। उनमें से कुछ को गोवा की सेल्युलर जेल में भेज दिया गया था। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के अंत में एक राजनीतिक स्थिति की शुरुआत हुई। सरकार इस उग्र समस्या से प्रभावित हुई। जैसा कि आप देख चुके हैं कि क्रांतिकारी बहुत ज़्यादा निडर थे और उसी निडरता में साम्यवादी आंदोलन ने सरकार का सामना किया और मार्च 1929 को 31 व्यापारिक और साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अब है हमारा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? जिस समय देश की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी नेताओं की प्रतिक्रियाएं शिखर पर थी, इसी समय सरकार ने भारत में एक नई राजनीतिक स्थिति को लागू करने की आवश्यकता महसूस की। नवंबर में भारत के 1919 के सरकारी कानून के अंतर्गत 1 नवंबर 1927 को एक कमीशन की नियुक्ति के आधार पर एक नए प्रशासन का गठन किया गया और इसका नाम साइमन कमीशन था और सर जॉन साइमन इसके चेयरमैन थे। भारतीय पूर्ण रूप से इस कमीशन के विरुद्ध थे, क्योंकि इस कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे और सरकार ने स्वयं सरकार की स्वीकृति को ठुकरा दिया गया था।
कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निश्चय किया और इसे सभी गोरों का कमीशन कहा गया, क्योंकि कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। सभी जन छात्रावासों पर जो है साइमन कमीशन वापिस जाओ के नारे लिखकर जो है काले झंडों से इसका स्वागत किया गया, यानी कि काले झंडे टांग दिए गए थे और सरकार ने लोगों की आवाज़ को दबाना चाहा। लाहौर में इस कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर सरकार ने लाठीचार्ज करवाई, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए और जल्द ही नवंबर 1928 को लाठीचार्ज में घायल लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत भी घायल हुए। यद्यपि भारत के सरकारी कानून के तहत सन 1935 में यह कमीशन और इसकी प्रतिक्रियाएं जारी रही। आगे है पूर्ण स्वराज्य की क्रांति। राष्ट्रीय कांग्रेस जल्द ही नए मूड में आई। गांधी जी पुनः राजनीति में आए और उन्होंने दिसंबर 1928 को कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने सरकार में भारतीयों के प्रभुत्व स्थान के लिए एक मांग पत्र जारी किया और इसमें यह भी घोषित किया गया कि यदि 1 वर्ष के अंदर यदि सरकार ने भारतीयों को स्थान नहीं दिया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता के लिए स्वयं चुनाव का आयोजन करेगी। दिसंबर 1929 को कांग्रेस ने लाहौर में अपना एक वार्षिक अधिवेशन किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के इस अधिवेशन में नए कट्टरपंथियों ने आवाज उठाई। इसमें पूर्ण स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई और 31 दिसंबर 1929 को स्वतंत्रता का नया तिरंगा झंडा लहराया गया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया, जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कांग्रेस ने इस अधिवेशन में एक नए सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी घोषणा की, लेकिन इस संग्राम के प्रति किसी कार्यक्रम की संरचना तैयार नहीं की गई। कांग्रेस संघ ने प्रस्ताव रखे और गांधी जी ने इसे छोड़ दिया। एक बार फिर देश में स्वतंत्र होने की उम्मीद जो है धूमिल हो गई, यानी कि उम्मीद जो है एक तरह से टूट गई थी। अब है आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक। सन 1930 में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक बार फिर प्रयत्न किया। 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया, जो कि प्रसिद्ध दांडी मार्च था। आगे है दांडी मार्च। दांडी मार्च क्या थी? एक यात्रा थी जो गांधी जी ने स्टार्ट की थी अपने 78 साथियों के साथ और बाद में इसमें बहुत सारे सदस्य जुड़ते चले गए और उन्होंने जो है इसमें नमक कानून को तोड़ा था। तो हम इससे पढ़ते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 साथियों के सहित एक नमक विरोधी कानून तोड़ने के लिए 385 किलोमीटर की दांडी यात्रा की। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और अपनी मुट्ठी में नमक लेकर नमक कानून तोड़ा। उन्होंने समुद्र तट पर पड़े हुए नमक को एकत्रित किया और उसे उबालकर नमक बनाया और नमक कानून तोड़कर उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक चुनौती दी। गांधी जी ने जन समुदाय से अपील की कि उन्होंने केवल नमक कानून ही नहीं तोड़ा बल्कि उन सभी कानूनों को भी तोड़ा है जो ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता के विरुद्ध बनाए हैं। उन्होंने यह भी घोषित किया है कि जैसे एक सत्याग्रही की मुट्ठी में बंद नमक एकता का प्रतीक है, उसी प्रकार भारतीयों का मान सम्मान भी एकता का प्रतीक है। आइए इस कानून को तोड़ें, लेकिन कोई भी नमक के लिए अपने आप को अंग्रेजी सरकार को समर्पित नहीं करेगा। 4 मार्च 1930 को नमक पर कार्य करने से पहले ही गांधी जी को गुजरात में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पूर्ण जो है मतलब कि उनको एक तरह गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पुणे के यरवेद जेल में रखा गया। यद्यपि गुजरात में सरोजिनी नायडू और अब्बासी तैयब जी के नेतृत्व में नमक को दर्शन के गोदाम में पहुंचाया गया। उत्तर पश्चिम में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संघ की स्थापना करके आंदोलन को सहारा दिया। उन्हें कर अदा न करने के रूप में सताया गया। तमिलनाडु में सी गोपालाचार्य ने तिरुचिन्नापल्ली से लेकर वद्रायम तक यात्रा की और स्त्रियों सहित लाखों लोगों ने इस यात्रा में भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में वे कार्य भी सामने आए जो असहयोग आंदोलन में पूरे नहीं हुए थे। पूरे देश इस आंदोलन में शामिल था। जैसे ही आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, युवाओं ने विदेशी विद्यालयों व कॉलेजों में जाना बंद कर दिया और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने कर अदा करना बंद कर दिया और विदेशी सामानों की होली जलाई गई। उन्हें पुलिस की लाठियां व गोलियां सहन करनी पड़ी और पूरा आंदोलन अहिंसात्मक था। अब
गोलमेज सम्मेलन हुए थे महात्मा गांधी और अंग्रेजों के बीच में। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।